अरे मोनिका, कल मौसम बहुत ख़राब रहेगा। क्या तुम्हारा कल शाम को पवन के यहाँ होने वाली पार्टी में जाने का विचार है? मोनिका किचन में थी, सो शायद उसने मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं थी। जब वह नाश्ता बनाकर लाई तो मैंने उससे फिर वही प्रश्न दोहराया तो वह बोली, रोहन, पवन तुम्हारे पुराने व बेस्ट फ्रेंड हैं। इतने दिनों बाद उन्हें यह खुशी मिली है और तुम्हें उन्होंने विशेष तौर पर बुलाया है। क्या तुम अपने दोस्तों की खुशी में शामिल होना नहीं चाहते? चलो तो तैयार हो जाओ, बाजार से कोई गिफ्ट ले आओ। मैं बोला। हम बाजार गए, पहले पवन के लिए गिफ्ट खरीदा, फिर अगले सप्ताह के लिए खाने का सब सामान खरीदने के बाद रात को 9 बजे घर वापस आए। मोनिका ने खाना पहले ही बना रखा था, सो उसे गर्म करके खाया और फिर टीवी देखने लगे। 10 बजे के करीब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बर्फ़ पड़ने लगी थी। रात में 11 बजे की न्यूज़ देखे और हम सोने चले गए। अगले दिन भी बर्फ़ पड़ती रही तो मैंने पवन को फ़ोन किया। अरे, तुम्हारी पार्टी आज ही है ना, या स्थगित करने की सोच रहे हो? पवन बोला, अरे बर्फ़ कोई ज़्यादा नहीं है, पार्टी समय पर ही है। पवन मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों एक साथ ही अमेरिका आए तथा एक साथ ही एमएस किया था। पवन से मेरी मुलाकात पेरिस में हुई थी, फिर मैं न्यूयॉर्क में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी करने लगा था। पवन कैलिफोर्निया में जाकर बस गया। 3 वर्ष बाद मैंने भारत जाकर मोनिका से शादी कर ली तथा न्यू जर्सी में एक दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली और यहीं बस गया। पिछले वर्ष शनिवार को जब हम एक शॉपिंग सेंटर में घूम रहे थे तो अचानक पवन से मुलाकात हो गई। पवन 1 महीने पहले ही न्यू जर्सी में आकर रहने लगा था। उसने अब तक शादी नहीं की थी। वह अब अक्सर शनिवार रविवार को हमारे घर आने लगा। मोनिका पवन से जब भी शादी करने को कहती तो उसका जवाब होता, भाभी जी, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मोनिका जब उससे उसकी पसंद के बारे में पूछती तो उसका जवाब होता, मुझे बहुत सुंदर व आधुनिक विचारों की पत्नी चाहिए। मोनिका जब उससे आधुनिक की परिभाषा पूछती तो उनमें घंटों तक बहस होती रहती। अचानक एक दिन पवन का फ़ोन आया। रोहन, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, 2 सप्ताह बाद मेरी शादी है। मैंने तुम्हें कार्ड भेज दिया है, हो सके तो अवश्य आना। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसके न्यू जर्सी के घर पर फ़ोन मिलाया, पर किसी ने ना उठाया। लगभग 1 महीने बाद पवन वापस अमेरिका आ गया और उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी शादी का प्रोग्राम अचानक बन गया। वह आगे बोला, पिताजी का एक दिन फ़ोन आया कि एक लड़की उन्हें बहुत पसंद आई है, आकर देख तो ले। मैं उसी सप्ताह दिल्ली चला गया और शादी पक्की हो गई। मोनिका ने पवन को पत्नी सहित घर आने का न्योता दिया तो वह बोला, भाभी जी, रेखा तो अभी नहीं आ पाई है, उसके वीज़ा के लिए कुछ कागज़ वगैरह भेजने हैं। मोनिका ने फिर उसे स्वयं ही आने को कहा तो वह बोला, अच्छा, मैं अगले शनिवार को पक्का आऊँगा। शनिवार को दोपहर के 2 बजे के करीब पवन ने घंटी बजाई तो मैंने दरवाज़ा खुला। बधाई हो पवन, अफसोस है कि तुम्हारी शादी में हम शामिल नहीं हो सके। मोनिका भी पीछे से आ गई और उससे बोली, तुमने हमें समय ही नहीं दिया, वरना हम तो अवश्य आते। तो पवन बोला, घर में तो आने दो, बाद में ताने देते रहना। वह भीतर आ गया तो मोनिका खाना परोसने लगी। खाना खाने के बाद हम लोग बैठकर बातें करने लगे। मोनिका ने पूछा, रेखा कब तक अमेरिका आएगी? देखो, कागज़ वगैरह तो सारे भेज दिए हैं, शायद 2 महीने में आ जाए। रेखा 1 महीने से पहले ही अमेरिका आ गई। तब उसी खुशी में पार्टी का आयोजन किया गया था। शाम को जब हम पवन के घर पहुँचे तो हमसे पहले ही 2 परिवार वहाँ आ चुके थे। पवन ने हमारा सबसे परिचय कराया। मोनिका बोली, पवन, तुमने सबसे परिचय करा दिया या कोई बाकी है? भाभी जी, रेखा ऊपर तैयार हो रही है, अभी आने ही वाली है। करीब आधा घंटे बाद रेखा नीचे आई तो पवन ने उसका सबसे परिचय कराया। वह पवन से 12 वर्ष छोटी थी, पर थी बहुत सुंदर। उसने बहुत मेकअप किया था, इससे और भी खूबसूरत लग रही थी। हम सब लोगों को पवन ने कोल्ड ड्रिंक्स दिए। फिर उसने रेखा से पूछा, तुम क्या लोगी? वह बोली, कुछ भी। इस पर पवन उसके लिए स्कॉच बनाने लगा तो वह बोली, इसमें पानी मत डालना, बस बर्फ़ डालकर ले आना। जितनी भी वहाँ और भारतीय महिलाएं थीं, सब साधारण कोल्ड ड्रिंक्स ही पी रही थीं। मैं ऐसी बहुत ही कम भारतीय महिलाओं को जानता हूँ जो शराब पीती हैं। मोनिका ने जब यह देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रेखा, जो अभी अभी भारत से आई है,
स्कॉच पी रही हैं। कुछ और महिलाओं को भी आपस में कानाफूसी करते सुना। अरे हम तो यहाँ पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं। भारत में काफ़ी आधुनिक थे, पर स्कॉच तो दूर, हमने तो कभी वाइन तक को हाथ नहीं लगाया। प्रिया को मैंने मोनिका से यह कहते सुना। इतने में रेखा को लेकर पवन बीच मंडली में आया और दोनों ने जाम टकरा कर पीने शुरू कर दिए। 2-3 घंटे तक पार्टी बड़ी गर्म रही। कुछ लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे तो कुछ हिंदी मूवीज़ पर। 12 बजे के करीब शादी की खुशी में केक काटा गया। फिर सबने पवन को बधाइयाँ तथा तोहफे दिए। उसके बाद खाने की बारी आई। 12 बजे के आसपास पार्टी तितर बितर होनी शुरू हुई। हमें घर आते आते 1 बज गया। घर आते ही मैं बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। सुबह 9 बजे के करीब जब मेरी आंखें खुली तो पाया कि मोनिका बिस्तर पर नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर झाँका। बर्फ़ अभी भी गिर ही रही थी। मैं नीचे आया तो देखा मोनिका सोफे पर सो रही है। मैं जब नहा कर लौटा उस समय करीब 11 बज रहे थे। मोनिका अभी भी सो रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाकर उठाया तो वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या टाइम हो गया? तुम्हें आज टाइम की क्या चिंता है? यह बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? मुझे रात नींद नहीं आई तो यह सोच कर कि तुम्हारी नींद ना खराब हो 2 बजे के करीब नीचे चली आई। यहाँ आकर भी जब नींद ना आई तो टेलीविज़न चला दिया। फिर पता नहीं कब नींद आ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई क्योंकि वह हमेशा चाय पीना पसंद करती है। फिर उससे नींद ना आने का कारण पूछा तो बोली, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं थी, बस पवन और रेखा के बारे में ही सोचती रही। तुमने देखा नहीं वह कैसी बेशर्मी से शराब पी रही थी? मैं बोला, तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी से तुम्हारा क्या मतलब? तो क्या पवन कोई दूसरे हैं? वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं? उसने ज़ोर से यह बात कही। मैंने प्यार से कहा, मेरा मतलब यह नहीं था शराब पीना या ना पीना। यह पवन और रेखा का व्यक्तिगत मामला है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। मोनिका चाय पीकर बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, फायर प्लेस जला दो। आज बाहर तो कहीं नहीं जा सकते, इसलिए बैठकर कोई पुरानी हिंदी मूवी देखेंगे। मैंने कहा, जैसी सरकार की मर्जी। मोनिका जब नहाकर वापस आई तब मैंने फायर प्लेस में आग जला दी थी। हमने एक हिंदी मूवी का कैसेट लगाया और देखने लगे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मोनिका ने रिसीवर उठाया और ऊपर जाकर बातें करने लगी। वह करीब आधे घंटे बाद नीचे आई तो मैंने पूछा, किसका फ़ोन था? वह बोली, कल की पार्टी में एक दक्षिण भारतीय महिला मिली थी, उसी का फ़ोन था। रेखा के बारे में ही बातें होती रही कि कैसी वह बड़ी बेशर्मी से पवन के गले में बाहें डालकर शराब पी रही थी। मैंने बात को आगे ना बढ़ाया, उठकर वीडियो बंद कर दिया और चाय बनाने लगा। चाय पीने के बाद मैं ऊपर जाकर लेट गया। मुझे छुट्टी के दिन दोपहर बाद थोड़ी देर सोना बड़ा अच्छा लगता है। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मोनिका भी मेरे पास ही सो रही है। मैं उसे सोता छोड़कर नीचे चला गया और टेलीविज़न देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मोनिका भी नीचे आई और रसोई में जाकर रात के खाने का प्रबंध करने लगी। मैंने मोनिका से कहा कि यदि बर्फ़ पड़नी बंद ना हुई तो लगता है कल ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। करीब 8 बजे हमने खाना खाया और फिर से हिंदी मूवी देखने लगे। 10 बजे के आसपास हम सोने चले गए। शुक्रवार की शाम को प्रिया का फ़ोन आया। उसने अपने यहाँ अगले दिन रात के डिनर पर आने का निमंत्रण दिया। हमारा चूंकि अगले दिन कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था, सो हाँ कर दी। प्रिया के जब घर पहुँचे तो यह जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि पवन वहाँ निमंत्रित नहीं है। प्रिया ने अन्य भारतीय परिवारों को भी बुलाया हुआ था। पार्टी में भी रेखा के बारे में चर्चा होती रही। महिलाओं को इस बात का बड़ा दुख था कि उन्होंने कभी रेखा जैसा फैशन क्यों नहीं किया या खुलकर लोगों के सामने शराब क्यों नहीं पी। रात को जब हम घर लौटे तो मोनिका ने कार में फिर से रेखा पुराण दोहराना चाहा, पर जब मैंने उसमें कोई दिलचस्पी ना दिखाई तो उसे चुप हो जाना पड़ा। अगले दिन मोनिका ने पवन को फ़ोन किया और उसे घर आने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें घर के लिए फर्नीचर वगैरह खरीदना जाना है। पर शाम को करीब 8 बजे वे दोनों अचानक हमारे घर आ पहुँचे। अरे, तुम तो खरीदारी के लिए जाने वाले थे? मैंने पवन से पूछा। वहीं से तो आ रहे हैं, वह बोला।
उसने बाद में बताया कि फर्नीचर तो खरीद नहीं पाए क्योंकि रेखा ने और सामान खरीदने में ही इतने पैसे लगा दिए। हमारे यहाँ वे लोग रात के खाने तक रुके और फिर चले गए। मोनिका ने मुझे बाद में बताया कि पवन ने अपनी पत्नी को $2000 की हीरे की अंगूठी दिलवाई है। उसकी असली शिकायत यह थी कि मैंने कभी हीरे की अंगूठी खरीद कर उसे क्यों नहीं दी। उसने मुझे कई ताने भी दिए। 4 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पवन का फ़ोन आया कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैंने उसे शाम को घर आने को कहा तो बोला, नहीं, मैं केवल तुमसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। मुझे जल्दी एक मीटिंग में जाना था, सो कहा, अच्छा ऑफिस के बाद पब्लिक लाइब्रेरी में मिलते हैं। इसके लिए राजी हो गया वह। मैंने मोनिका को फ़ोन कर दिया कि शाम को ज़रा देर से आऊँगा। शाम को जब मैं लाइब्रेरी में पहुँचा तो पवन वहाँ पहले से ही बैठा था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझसे $5000 उधार मांगे। वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही कमाता था और काफ़ी समय से नौकरी भी कर रहा था। उसने अभी तक घर भी नहीं खरीदा था, किराए के फ्लैट में ही रहता था। भारत भी उसने कभी पैसे नहीं भेजे थे क्योंकि उसके घर वाले बहुत समृद्ध थे। मैंने पूछा, तुम्हें पैसों की ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्या घर खरीदने जा रहे हो? वह बोला, नहीं यार, जब से रेखा आई है तब से खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उसने 4 महीने में इतनी खरीदारी की है कि सारे पैसे खर्च हो गए। अब वह नई कार खरीदने को कह रही है। तो उसमें क्या बात है, किसी भी कार डीलर के पास चले जाओ, वह पैसे का प्रबंध करा देगा। वह बोला, अब तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे ऊपर करीब $12000 का वैसे ही कर्जा है। यह सब जो हमने खरीदा है सब उधार ही तो है। अब जब क्रेडिट कार्ड के बिल आ रहे हैं तो पता चल रहा है। मैंने आगे कहा, पवन, बुरा मत मानना, पर जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे तो इतना सब खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अरे यार, मेरी नई नई शादी हुई है और रेखा आधुनिक विचारों की है। चाहता हूँ कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दे दूँ जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी हो। उसने अजीब सा उत्तर दिया। मैंने पवन को समझाना चाहा कि उसे अपनी जेब देखकर ही खर्च करना चाहिए और कुछ पैसा बुरे समय के लिए बचा कर रखना चाहिए, पर असफल ही रहा। अगले दिन मैंने पवन को $5000 का चेक दे दिया। घर से पिताजी का पत्र आया था कि मेरी छोटी बहन कंचन का रिश्ता तय हो गया है तथा 1 महीने के बाद ही शादी है। घर में यह आखिरी शादी थी, सो हम दोनों ने भारत जाने का निश्चय किया और शादी से 2 दिन पहले भारत पहुंच गए। 6 वर्ष बाद भारत आए थे। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लगा कि भारत में लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है। लोग पान खाने के लिए भी $100 का नोट भुनाते हैं। शादी में 1 सप्ताह ऐसे बीत गया कि समय का पता ही नहीं चला। शादी के बाद कुछ और दिन भारत में रहकर हम वापस अमेरिका लौटे। अगले दिन रविवार था, सो खूब डटकर थकान मिटाई। शाम को बाजार खाने का सामान लेने गए। सुपरमार्केट में अचानक प्रिया से मुलाकात हुई। मुझसे नमस्कार करने के बाद वह मोनिका से बातें करने लगी। बातों बातों में पता लगा कि पवन के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने घर जाकर पवन को फ़ोन मिलाया तो वह बोला, अरे तुम कब आए? कल रात ही आया है, मैंने उत्तर दिया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने बताया कि उसके ऑफिस में करीब 50 आदमियों की छटनी होने वाली है और उसका नाम भी उस सूची में है। अमेरिका में यह बड़ा चक्कर है। स्थायी नौकरी नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो मुंह मांगी तनख्वाह पर रखा जाता है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो दूध में गिरी मक्खी की तरह से निकाल दिया जाता है। मैंने पवन को समझाते हुए कहा कि उसे अभी से दूसरी नौकरी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वह बहुत ही घबराया हुआ था। फिर मैंने कहा, ऐसा करो, तुम लोग यहाँ आ जाओ, बैठकर बातें करेंगे। 8 बजे के आसपास पवन और रेखा आ गए। रेखा तो मोनिका के पास रसोई में चली गई। पवन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बताया कि उस पर पहले ही से करीब $15000 का कर्ज था, लेकिन कार लेने के बाद वह $35000 तक पहुंच गया है। यदि नौकरी चली गई और जल्दी से दूसरी नहीं मिली तो क्या होगा? मैंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अभी तो 2 महीने तक तुम्हारी कंपनी निकाल ही नहीं रही। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और उस लाइन में बहुत नौकरियां हैं। चिंता छोड़कर प्रयत्न करते रहो। जब उसने मुझसे मेरे पैसों के बारे में कहना शुरू किया तो मैंने उसे एकदम से रोक दिया।
मेरे पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना, नहीं होंगे तो मत देना। मैंने पवन को एक सुझाव और दिया कि रेखा को भी कहीं नौकरी करनी चाहिए। रात का खाना खाने के बाद वे दोनों अपने घर चल दिए। 2 महीने बाद पवन की नौकरी छूट गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने 2-3 कंपनियों में पता लगाया पर कुछ बात न बनी। पवन बहुत हताश हो गया था। उन्हीं दिनों उसके पिताजी का भारत से पत्र आया कि उनके मित्र का एक लड़का न्यू जर्सी स्टेट में पढ़ने आ रहा है। पवन से उन्होंने उसकी सहायता करने को लिखा था। जिस यूनिवर्सिटी में वह लड़का पढ़ने आ रहा था वह हमारे ही घर के पास था। पवन ने मुझे उसे हवाई अड्डे से लिवा लाने को कहा तो मैं उसे ले आया। उसका नाम था विवेक। पवन अगले दिन उसे यूनिवर्सिटी ले गया तथा उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा दिया। लगभग 1 साल तक पवन को कहीं नौकरी न मिली। रेखा ने एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। पवन को कुछ पैसे स्टेट से सहायता के रूप में मिलते थे, सो उन दोनों के खर्च के लिए काफ़ी थे। परंतु उन पर जो पुराने बिल चढ़े हुए थे उनका भुगतान बहुत ही मुश्किल था। जब 4 महीने तक पवन ने कार की किस्त न दी तो बैंक ने कार ले ली। पवन बहुत ही निरुत्साहित सा हो गया था। मैं इधर कंपनी के काम से बाहर रहने लगा था। कभी महीने में 1-2 बार ही उससे बातें हो पाती थी। पिछली बार जब उससे फ़ोन पर बातें हुई तो उसने बताया कि विवेक भी अब उनके पास ही रहने लगा है। खाना वगैरह तो वह बाहर ही खाता है, रात में केवल सोने के लिए आता है। किराए का आधा पैसा दे देता है, इसलिए कुछ राहत मिलती है। उनके पास कमरे थे, सो परेशानी की कोई बात नहीं थी। विवेक पढ़ने में बहुत तेज था। उसने 1.5 वर्ष में ही MS कर ली। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उसे एक कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। अब वह कहीं और जाकर रहने लगा। एक बार शनिवार को हम खरीदारी करने गए तो देखे रेखा और विवेक साथ साथ नजर आए। हमने जब उन्हें पुकारा तो वे ऐसे हड़बड़ाए जैसे कि कोई चोरी करते पकड़े गए हों। मोनिका, तुम आजकल हमारे घर नहीं आती? रेखा ने बनावटी गुस्से से कहा। ये आजकल ऑफिस के काम से बाहर बहुत जाते हैं। जब शनिवार रविवार की छुट्टी होती है तो बहुत थक जाते हैं, मोनिका ने उत्तर दिया। हम चूँकि खरीदारी कर चुके थे इसलिए मोनिका ने कहा, रेखा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी और फिर मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। हम वापस घर आ गए। कोई विशेष काम था नहीं, सो मोनिका ने कहा, चलो आज रेखा के घर बिना सूचना दिए ही चलते हैं। शाम हो चली थी और हम पवन के यहाँ जा पहुँचे। घंटी बजाई तो पवन ने ही दरवाज़ा खोला। अंदर कहीं जब रेखा नज़र न आई तो मोनिका ने पूछा, रेखा अभी तक नहीं आई? पवन बोला, भाभी जी वह शनिवार और रविवार को देर तक काम करती है। पवन के मुख से यह सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। मैंने मोनिका को आँख से कुछ भी न बोलने का इशारा किया। पवन ने हमें बैठने को कहा और चाय बनाने चला गया। इतने में ही फ़ोन आया तो पवन ने उठाया। उसकी बात करने से पता चला कि वह रेखा का ही फ़ोन है। उसने उससे मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी। हमें चाय देते हुए बोला, रेखा का ही फ़ोन था, उसे अभी आने में 2 घंटे और लगेंगे। पवन ने हमसे बहुत कहा कि हम खाने के लिए रुकें, पर हमने मना कर दिया। रास्ते में मोनिका ने कहा, यह माजरा क्या है? मैंने कहा, दूसरों के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए। मोनिका इस बार बहुत गुस्से में बोली, पवन तुम्हारा गहरा दोस्त है। अपनी आँखों से आज तुमने सब कुछ देखा है। उसका घर परिवार बर्बाद हुआ जा रहा है और तुम कह रहे हो कि हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। कैसे दोस्त हो तुम? मोनिका की बात में दम था। मैंने जब उससे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। वह बोली, जो कुछ भी हो हमें पवन से बात करनी चाहिए। हाँ, पर कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पवन से कैसे बात करूं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो नहीं था कि उससे रेखा और विवेक के नाजायज संबंध बताऊं। मैंने मोनिका से कहना चाहा कि जो हमने देखा है वह गलत भी तो हो सकता है, पर हिम्मत ना हुई। मोनिका उस समय गुस्से में थी। लगभग 1 सप्ताह यूं ही बीत गया। अगले शनिवार को 10 बजे पवन का फ़ोन आया कि हम खरीदारी करने जाएं तो उसे भी साथ लेते जाएं। मैंने उसे 4 बजे तैयार रहने को कह दिया। हम उसे लेकर सुपरमार्केट गए तथा पूरे सप्ताह का राशन खरीदा। पवन ने भी अपना सामान खरीदा। जहाँ रेखा काम करती है वहाँ चलते हैं, मुझे वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, मोनिका ने कहा।
हम वहाँ गए जिस काउंटर पर रेखा काम करती थी, वह वहाँ नहीं थी। पवन ने उसके बॉस से जाकर पूछा तो पता चला कि रेखा तो पिछले 2 महीने से शनिवार और रविवार को काम करने ही नहीं आ रही है। पवन को यह जानकर बड़ा धक्का लगा। वह बोला, यदि वह यहाँ काम करने नहीं जाती तो फिर कहाँ अपना मुंह काला करवाने जाती है। मैंने पवन को धैर्य बंधाते हुए कहा, हो सकता है उसने कहीं और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली हो, पर मुझे तो बताना चाहिए था। मैंने उसे समझाया कि उसे घर जाकर रेखा से प्यार से बात करनी चाहिए। हमने उसे उसके फ्लैट पर छोड़ा। वापसी में कार में बैठते ही मोनिका मुझ पर बिफर पड़ी। कैसे दोस्त हो तुम? सब कुछ पता होते हुए भी चुप क्यों रहे? मैंने उससे केवल इतना ही कहा, आज की रात इन दोनों पर बड़ी भारी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास मैंने पवन को फ़ोन किया। मैंने पूछा, तुमने रात रेखा से बात की? वह बोला, हाँ, वह मुझे छोड़कर चली गई है। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा तो वह बोला, अपने नए खसम के पास। और कहाँ? पवन, जरा शांत होकर बताओ। मैंने कहा तो वह बोला, मैं शांति से ही बात कर रहा हूँ। उसने मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। वह विवेक के साथ नई शादी रचाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो उसने उस रात में मुझसे कहा था। पवन बोलता ही रहा। जब रात को वह घर आई और मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो उसने बड़े सहज स्वर में कह दिया कि वह मुझ जैसे बेकार व निकम्मे आदमी के साथ नहीं रह सकती। पवन बोला, मैंने उसे फ़ोन किया था, वह बात करने को तैयार नहीं। विवेक ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अब मेरे और रेखा के बीच में बात करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है और मैं उसके यहाँ फ़ोन ना करूँ। पवन बहुत टूटा सा लग रहा था। मुझे उसकी हालत पर बहुत दुख हो रहा था, पर मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। 4 सप्ताह बाद पवन के पास रेखा के वकील से तलाक के कागज आए और उसने बिना किसी शर्त के उन पर हस्ताक्षर करके भेज दिए। चूँकि तलाक दोनों को स्वीकार था, इसलिए कोर्ट से बिना देरी के उनका तलाक स्वीकार हो गया। यह सब इतना जल्दी घटित हुआ कि विश्वास ही नहीं हुआ। अभी 1 सप्ताह ही बीता था कि एक दिन पवन का मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया, रोहन, मुझे कल तुम्हारी कार चाहिए। क्यों? मेरा कल सुबह एक कंपनी में 9 बजे इंटरव्यू है। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो सुबह मुझे ऑफिस छोड़ जाना और मेरी कार ले आना। अगले दिन वह मुझे ऑफिस छोड़कर मेरी कार ले गया तथा शाम को जब आया तो बोला, यार, तुम लोगों की मदद से मुझे नौकरी मिल गई। मैंने उसे बहुत बहुत बधाई दी। 1 महीने तक मैं उसे हर सुबह उसके नए ऑफिस में छोड़ाता। जैसे ही उसे पहली तनख्वाह मिली, उसने एक कार खरीद ली और धीरे धीरे सामान्य सा होने लगा। वह अब अक्सर शाम को हमारे यहाँ आने लगा। रात 10 बजे तक बैठता, खाना खाता और अपने घर लौट जाता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। पवन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसके मालिक कंपनी की एक शाखा भारत में खोलने की सोच रहे थे। उन्होंने पवन को 1 महीने के लिए दिल्ली जाने को कहा तो वह वहाँ चला गया। लगभग 1 महीने बाद जब वह वापस आया तो मुझे फ़ोन किया कि उसने फिर से शादी कर ली है और उसकी पत्नी उसके साथ ही आई है। उसने अगले शनिवार को हमें घर आने को कहा। भाई साहब, थोड़ी और लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। क्या अच्छी नहीं बनी? पवन की पत्नी नेहा ने जब मुझसे यह कहा तो मैं अचानक उस दुखद स्मृति से चौंका जो पवन की पुरानी विवाहित जिंदगी से जुड़ी थी और मैं उसी में खोया हुआ था। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है, मैंने कहा तो पवन नेहा से बोला, रोहन को यदि साथ में बियर मिल जाती तो यह और भी खाता। यह सब इस घर में नहीं होगा। यह घर मेरे प्यार का प्रेरणा स्थल है। ऐसे स्थान पर मादक द्रव नहीं लिए जाते। नेहा ने तपाक से कहा तो पवन कुछ ना बोला। थोड़ी देर में फ़ोन की घंटी बजी। पवन ने रिसीवर उठाया। हाँ, मैं पवन बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन पर कुछ बातें की। जब हमारे पास आया तो मोनिका बोली, आपकी आवाज़ में अब जान है। हाँ भाभी जी, नेहा के आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। खाना खाकर जब हम घर चले तो कार में बैठते ही मोनिका ने कहा, अब मुझे तुम्हारे मित्र के बारे में कोई चिंता नहीं। नेहा उसे आदमी बनाकर ही छोड़ेगी।
मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बना दिया। मोनिका मुस्कुरा पड़ी और मेरे गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।